अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी जनाब, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से हों। मैं हूँ ईमान और मैं आपकी खिदमत में कहानियाँ लेके आती रहती हूँ। आज भी इसी घर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की ये कहानी हमें शेर ज़मान खान ने भेजी है, जो एक पठान ट्रक ड्राइवर हैं और खैबर पख्तूनख्वा के रहने वाले हैं, लेकिन ज़्यादातर बलूचिस्तान के रूट पर गाड़ी चलाती हैं। दोस्तों, मेरा नाम शेर ज़मान खान है और मैं खैबर पख्तूनख्वा के एक छोटे से गाँव का रहने वाला हूँ। मैंने ट्रक चलाने का काम बहुत कम उम्र में ही शुरू कर दिया था, जब मैं सिर्फ 20 साल का था। ये वाक़या 30 साल की उम्र का था। आज मुझे ट्रक चलाते हुए तकरीबन 15 साल हो चुके हैं, लेकिन इस वाक़ये के बाद मैंने कभी भी सफ़र के दौरान शॉर्टकट रास्ते इख्तियार नहीं किए। ये वाक़या उस वक्त का है जब लॉकडाउन लगा हुआ था। मैंने अपनी गाड़ी मेडिकल लाइन में लगा रखी थी, दवाएं लाने और पहुंचाने के लिए, इसलिए मुझे लॉकडाउन में भी ट्रक चलाना पड़ रहा था। इस दिन मैंने ट्रक में हैदराबाद से सामान लोड किया कि शाम के 5 बजे तक मैंने थोड़ा आराम किया। उसके बाद अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गया। मुझे अगले दिन शाम तक क्वेटा पहुंचना था, इसलिए मैं गाड़ी अच्छी खासी रफ्तार में चला रहा था। जैसे कि आप सब जानते हैं, जितना सांस लेना ज़रूरी है, लॉकडाउन में मास्क लगाना भी ज़रूरी था। इसलिए जब मैंने गाड़ी चलाना शुरू की थी, मैंने मास्क लगा लिया था। अब लगातार अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा था। आहिस्ता आहिस्ता अंधेरा फैलने लगा और सड़क पर अंधेरे के सिवा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी मेरे जहन में ख्याल आया कि अगर मैं कल शाम से पहले यानी जल्दी क्वेटा पहुंच जाऊं, तो मुझे कुछ ज़्यादा आराम करने का वक्त मिल जाएगा। यही सोचकर मैंने फ़ैसला किया कि अगर रास्ते में कोई शॉर्टकट मिला तो मैं फ़ौरन और रास्ता अख्तियार कर लूँगा, ताकि जल्दी मंजिल पर पहुंच सकूं। कुछ देर गाड़ी और चलाने के बाद न जाने क्यों मुझे नींद की हल्की झपकियाँ आने लगी। मैंने सोचा कि अगर रास्ते में कहीं रुककर हाथ मुंह धो लूँ और एक कप चाय पी लूँ तो बेहतर रहेगा। यही सोचकर मैं हाईवे पर किसी ढाबे या चाय की दुकान को ढूंढने लगा, लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे याद आया कि ये तो लॉकडाउन का वक्त है और इस वक्त मुझे कोई ढाबा या चाय की दुकान नहीं मिलेगी। मैंने दिल ही दिल में कहा, यार शेर ज़मान, तू भी तो कितना सीधा है। लॉकडाउन में कहाँ चाय की दुकान खुली मिलेगी। अभी मैं यही सोच रहा था कि अचानक मुझे हाईवे पर कुछ फासले पर रोशनी दिखाई दी। जैसे जैसे मैं करीब गया तो मालूम हुआ कि वो तो एक छोटी सी चाय की दुकान है और इस पर एक बुज़ुर्ग दुकानदार बैठा हुआ है। बलूचिस्तान के देही इलाकों में ऐसी छोटी दुकान को अमूमन ढाबा या चाय का खोखा कहा जाता है। मैंने अपना ट्रक करीब लाकर रोका और ट्रक में बैठे बैठे ही इससे आवाज़ देकर पूछा, चाय मिलेगी क्या? मैंने जवाब दिया, सब कुछ मिलेगा साहब। अब ट्रक से नीचे तो उतरे, ये सब कुछ वहीं से लेना है। उसके बाद मुझे कुछ अजीब सी लगी, मगर चूंकि मुझे चाय की ज़रूरत थी, मैं नीचे उतर गया और इसे एक कप चाय बनाने का कहा। चाय का ऑर्डर देने के बाद मैंने अपने ट्रक से पानी की बोतल निकाली और हाथ मुंह धोने लगा ताकि थोड़ा ताज़ा दम हो जाऊं। कुछ देर बाद इसने चाय बनाकर मुझे दे दी, मगर चाय का जायका कुछ अजीब सा लगा। जब मैंने इससे जायके के बारे में पूछा तो वो मुस्कुरा कर बोला, साहब ये चाय भैंस के दूध से नहीं बनी। लॉकडाउन के दिनों में दूध की सारी दुकानें बंद हैं। मेरे घर में चंद बकरियां हैं, बस इन्हीं का दूध निकाल कर यहाँ चाय बनाता। लगता है तुमने कभी बकरी के दूध की चाय नहीं पी, तभी तुम्हें अजीब लग रहा है। मैं हैरान था क्योंकि मेरा ताल्लुक़ खैबर पख्तूनख्वा से है, तो वहाँ मैंने काफ़ी बार बकरी के दूध की चाय पी है, मगर इसका जायका बहुत अजीब सा था। खैर, मुझे चाय की तलब हो रही थी तो मैंने चाय मुश्किल पी ली। जब चाय पी चुका तो मैंने उससे पूछा कि क्या तुम्हें यहाँ पर कोई भी नहीं रोकता, पुलिस वगैरह, और लॉकडाउन में तुमने दुकान खोल रखी है? तो वो कहने लगा कि पुलिस वाला क्या, यहाँ पर मुझे कोई भी नहीं रोक सकता, और अजीब सी मुस्कुराहट से वो मुस्कुराने लगा। मुझे अजीब वहशत हुई तो मैं खामोश हो गया। फिर उसने मुझसे कहा कि अब तुम्हारा वक्त हो गया, तुम जा सकते हो। तो मैंने वहाँ से जाना ही बेहतर समझा। एक अजीब सा
सुनसान सा रास्ता था। उससे मैंने पूछा, क्या मुल्तान का रास्ता यहीं से जाता है? उसने कहा, हाँ, यहाँ से शॉर्टकट है। मैं न चाहते हुए भी उस शॉर्टकट वाले रास्ते पर चल पड़ा और रास्ते में उसके रवैया, उसके बारे में ही सोच रहा था कि अचानक आ गई। लकड़ियों को गुच्छा उठाए हुए जा रही थी। मैंने कहा, अजीब बात है, रात के इस वक्त लकड़ियों को ये सारी उठा के कहाँ जा रही? हेडलाइट की रोशनी में वो औरत देखने में जवान और खूबसूरत लग रही थी, मगर इसने घूंघट निकाल रखा था, इसलिए चेहरा पूरी तरह नजर नहीं आ रहा था। जैसे ही मेरा ट्रक इसके पास रुका, वो औरत भी वहीं रुक गई। बाजी, रास्ता कितना लंबा है, आगे कितना सफ़र बाकी है, लेकिन शायद ट्रक के इंजन के शोर की वजह से इसे मेरी बात सुनाई नहीं दी। मैंने सोचा कि नीचे उतर कर बात करना बेहतर रहेगा। मैं ट्रक स्टार्ट ही छोड़कर नीचे उतरा। जैसे ही नीचे उतरा, उसने अपनी लकड़ियों के गुट्ठे को नीचे रखा और कुल्हाड़ी निकाली। ये देखकर मेरे होश उड़ गए। दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। ओह ओह, घबराने की ज़रूरत नहीं, मैं बस रास्ता भटक गया हूँ, आपसे रास्ते का पूछना चाहता था, बुरा मत मानिए। ये सुनते ही उस औरत ने कुल्हाड़ी नीचे कर ली, मगर कुछ भी न बोली। कुल्हाड़ी दरअसल हमारे इलाके में लकड़ियाँ काटने का एक आम औजार होता है। मैंने फिर नरमी से कहा, सुनिए, रास्ता आगे जाकर ठीक हो जाएगा ना? अब उसने आहिस्ता से घूंघट उठाया। जैसे ही इसने अपना चेहरा जाहिर किया, मैं एक लम्हे को बिल्कुल साकित हो गया। वो देखने में गैर मामूली हद तक हसीन थी। मैंने खुद को संभालते हुए दोबारा कहा, रास्ता आगे हमवार है ना? ये पूरा सफ़र इसी तरह हिचकोलों से भरपूर है। वो आहिस्ता बोली, नहीं, आगे जाके रास्ता सीधा और बेहतर है। लेकिन जैसे ही मैंने इसकी आवाज़ सुनी, मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि इसकी आवाज़ औरत की नहीं थी, बल्कि किसी मर्द की गहरी और भारी आवाज़ थी। अजीब सा खौफ तो हुआ, लेकिन उसकी खूबसूरती ने मेरी तवज्जो आवाज़ से हटा दी। मैंने मज़ीद पूछा, अब इतनी रात को कहाँ जा रही हैं, और ये लकड़ियों का गुच्छा भी सर पर उठाया हुआ है? वो बोली, लॉकडाउन का वक्त है ना, दिन में लकड़ियाँ लाना मुश्किल होता है, पुलिस वाले डांट देते हैं, इसलिए रात को ही ले आती हूँ। मैंने सोचा, हाँ, ये बात कुछ हद तक समझ आती है, क्योंकि उसी वक्त वाकई लॉकडाउन के दिन थे और हालात ही ऐसे थे। लेकिन अचानक मेरा ट्रक ज़ोर की आवाज़ के साथ खुद ही बंद हो गया। जब ट्रक स्टार्ट हुआ, हेडलाइट की रोशनी रास्ते को रोशन रखे हुए थी, लेकिन जो ही ट्रक बंद हुआ, हर तरफ अंधेरा छा गया। मैंने चौंक कर अंधेरे में इस औरत को देखा, और ये देखकर मेरे तो जैसे आवाज़ ही उड़ गई। हेडलाइट की रोशनी में जो औरत जवान और खूबसूरत लग रही थी, अंधेरे में वही औरत एक खौफनाक और खूबसूरत बुढ़िया बन चुकी थी। उसका चेहरा एक तरफ से जला हुआ था, होंठ काले पड़ चुके थे और आंखों में वहशत भरी चमक थी। ये मंजर देखकर मैं थरथरा कांपने लगा। पूरा जिस्म पसीने से शराबूर हो गया। जैसे जैसे वो हंसती, उसके होंठों से ताज़ा खून टपकता जा रहा था, जैसे अभी किसी का खून पिया हो। मैं वहाँ खड़ा पत्थर का मुजस्मा बन चुका था, न हिल पा रहा था, न आवाज़ निकाल पा रहा था। मेरा दिल ज़ोर से धड़क रहा था, जैसे अभी सीना फाड़ कर बाहर आ जाएगा। वो खबीस औरत एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ मेरी तरफ देख रही थी। उसकी सांसों से घुर घुर की आवाज़ें आ रही थीं। मेरी सांस अटक सी गई थी कि उस औरत की मुस्कुराहट बिल्कुल उसी बोरियत शख्स जैसी थी जो शाम के वक्त उसे चाय के खोखे पर मुझे चाय पिलाकर इस शॉर्टकट रास्ते पर भेज रहा था। मैं जैसे ही वहाँ से भागने का सोच रहा था, उस औरत ने अचानक अपने सर पर रखा लकड़ियों का गुच्छा ज़ोर से ज़मीन पर फेंक दिया। जब मैंने इस गुच्छे की तरफ देखा तो मेरा दिल दहल गया। लकड़ियों का गुच्छा नहीं था, बल्कि इंसानी हड्डियों का ढेर था, जैसे दर्जनों लोगों की खोपड़ियाँ और हड्डियाँ किसी ने इकट्ठी कर रखी हूँ। इस मंजर देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। वो औरत धीरे धीरे हंसने लगी। उसकी खौफनाक हंसी वीरान जंगल में गूंजने लगी। मैं हड्डियों के इस ढेर को देखकर बस यही सोच रहा था कि ये सब लोग भी कभी मेरी तरह से यहाँ से गुजर रहे होंगे, और अब इन हड्डियाँ इसी गुट्ठे में पड़ी हैं।
اور اگلا نمبر میرا ہے۔ لیکن جیسے ہی وہ آدمی قریب آیا، ویران جنگل پوری طرف خوف میں ڈوب گیا کہ اچانک اندھیرے سے ایک آدمی نمودار ہوا۔ اسے دیکھ کر میرے دل میں ایک لمحے کے لیے امید کی کرن جاگی کہ شاید اب کوئی مجھے اس بلا سے بچا لے گا۔ لیکن جیسے ہی وہ آدمی قریب آیا، میرا دل ڈوب گیا، کیونکہ وہ وہی بوڑھا شخص تھا جو شام کو کھوکے پر بیٹھا چائے پلا رہا تھا۔ وہ میرے پاس آ کر بولا، کیا ڈرائیور بابو، بغیر پیسے دیے ہی چلے آئے؟ چائے کے پیسے کون دے گا؟ میں اس وقت بولنا چاہ رہا تھا کہ لے لو پیسے، بس مجھے جانے دو، لیکن میرا حلق جیسے خشک ہو گیا تھا، آواز ہی نہیں نکل رہی تھی۔ اچانک اس عورت نے اپنا خوفناک ہاتھ سے میرے سینے پر ایک زوردار دھکا دیا اور میں دھڑم سے منہ کے بل سڑک پر گر گئی۔ ابھی میں اٹھ کر بھاگنے کی کوشش ہی کر رہا تھا کہ وہ چڑیل ایک جھٹکے سے میرے سینے پر آ بیٹھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک کلہاڑی تھی جو میری گردن پر مارنے ہی والی تھی کہ اچانک میرا فون زور زور سے بجنے لگا۔ فون کی گھنٹی بجی تو اس کے ساتھ ہی اس عورت نے اپنے کانوں کو دونوں ہاتھوں سے دبانا شروع کر دیا اور تڑپنے لگی جیسے فون کی آواز سے جلانے لگی ہو۔ میں نے فون کی آواز پر غور کیا تو یاد آیا میرے فون کی رنگ ٹون آیت الکرسی کی۔ اس آیت کی آواز سنتے ہی وہ چڑیل مجھ پر وار نہیں کر پا رہی تھی۔ میں نے سوچا اگر میں فون اٹھا لوں گا تو گھنٹی رک جائے گی اور وہ مجھ پر دوبارہ حملہ کر دے گی، اس لیے میں نے فون نہ اٹھایا۔ لیکن جیسے ہی فون بند ہوا اور آواز رکی، وہ عورت پھر سے مجھ پر جھپٹنے لگی۔ اچانک فون دوبارہ بجا اور دوبارہ ہی آیت فضا میں گونجنے لگی۔ اس لمحے میرا ٹرک بھی اپنے آپ سٹارٹ ہو گیا، ہیڈ لائٹس جل اٹھی اور پورا راستہ روشن ہو گیا۔ اجالا ہوتے ہی وہ عورت اور بوڑھا وہاں سے غائب ہو گیا۔ میں فوراً اٹھا۔ جنگل کے سنسان راستے میں ٹرک دوڑاتے ہوئے میں سوچ رہا تھا کہ آخر کس نے بار بار فون کیا۔ میں فوراً بھاگا، جس کی وجہ سے میری جان بچ گئی۔ میں نے جیب سے موبائل نکالا، لیکن فوراً دماغ میں آیا کہ کہیں وہ دونوں دوبارہ پیچھے نہ کر لیں، اس لیے میں نے موبائل چیک کرنے کا ارادہ ملتوی کیا اور سیدھا ٹرک کو تیز رفتاری سے کوئٹہ کی طرف دوڑاتا رہا۔ جب میں رہائشی علاقے میں داخل ہوا اور یقین ہو گیا کہ اب محفوظ ہوں، تب میں نے ٹرک روکا اور فون چیک کیا۔ فون دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ فون میری بیوی نے کیا تھا۔ میں نے فوراً کال واپس کی تو دوسری طرف سے میری بیوی کی آواز آئی، شیر زمان بیٹی ضد کر رہی تھی کہ ابو سے بات کرواؤ، اس لیے بار بار فون کر رہی تھی، اب فون کیوں نہیں اٹھا رہے تھے؟ میری بیٹی کی یہ ضد تھی جس نے اس رات میری جان بچائی۔ میں نے شکر ادا کیا اور دل ہی دل میں سوچا اگر میری بیٹی کا فون نہ آتا تو آج میں زندہ نہ ہوتا۔ اس دن کے بعد میں نے فیصلہ کر لیا کہ بیٹیاں کبھی بوجھ نہیں ہوتی، وہ تو ماں باپ کی سب سے بڑی دعا اور رحمت ہوتی ہے۔ اب جب میں بھی لمبے سفر پر ٹرک لے کر نکلتا ہوں اور بیٹی کا فون آتا ہے، میں چاہے کتنا بھی مصروف ہوں فوراً فون اٹھا لیتا ہوں، کیونکہ مجھے اچھی طرح پتہ ہے کہ میری جان کا تحفہ بھی میری بیٹی کی بدولت ہے۔ اور ہاں، اس دن کے بعد میں نے کبھی شارٹ کٹ راستہ اختیار نہیں کیا۔ بعد میں جب میں نے باقی ڈرائیوروں کو اپنی کہانی سنائی تو انہوں نے بتایا کہ کچھ سال پہلے وہ بوڑھا اور اس کی بیٹی اسی جگہ چائے کا کھوکا چلاتے تھے، لیکن ایک رات ایک نشئی ٹرک ڈرائیور کے کچل دینے سے دونوں کی موت ہو گئی۔ تب سے وہ دونوں بھٹکتے ہوئے ٹرک ڈرائیوروں کو پھنساتے ہیں اور اپنی موت کا بدلہ لیتے ہیں۔ مزید ایسی کہانیاں سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔